जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बिहार समसामयिकी जो एडुटेरिया का बुक है उससे हम लोग 3 पार्ट उसका हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उसके चौथे पार्ट को देखने वाले हैं। तो आइए हम अपने क्लास पे चलते हैं। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो यहाँ आपको झारखंड विभाजन से पूर्व की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना कि 54 और 22 है। जो आज आपको 40 और 16 जो है बिहार का है। जो झारखंड उस समय था तो उस समय आपको कितना था? 54 और 22 था। बिहार के अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है? तो याद रखेंगे कि अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हो चुका है। तो याद रखेंगे कि बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू हो चुका है। निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है और उन्हीं के प्रसाद यह अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह मुख्यमंत्री होता है। तो याद रखेंगे कि इसका अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 165 में आपको महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और जो अटॉर्नी जनरल है भारत के, उनका 76 में वर्णन मिलता है। कोई विधेयक दहन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो यह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आपको इसका निर्णय किया जाता है कि वो कोई दहन विधेयक है या नहीं है। तो यह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो यह सतीश प्रसाद सिंह है, जो सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो आपको पता है कि भागलपुर जो प्रमंडल है वहाँ पे केवल 2 जिले हैं, भागलपुर एवं बांका। तो सबसे जो कम जिले वाला प्रमंडल है वह आपको भागलपुर है। कह रहा है किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आपको पता है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रधान पूछ रहा है तो ये आपको राज्यपाल होता है। और आपको कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान और वैधानिक प्रधान आपको राज्यपाल ही होता है, लेकिन जो सारा कार्य जो करता है वह मुख्यमंत्री ही करता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो आपको पता है कि यह लोकसभा की बात हो रही है, तो जिसमें आपको 6 सीटें जो हैं वह आपको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 6 सीटें। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है, जो उर्दू को भी आपका द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको विकसित किया है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसका आंसर आपको कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उसके बाद आते हैं जिला पार्षद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको पता है कि जिला पार्षद को जो अपना त्यागपत्र देता है वह जिला जो दंडाधिकारी हैं, डीएम हैं, उनको देता है। बिहार के कौन से जो जिला है वह नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है? तो आपको पता है कि ये जो हमारा अगर बिहार का नक्शा है तो यहाँ किशनगंज पड़ता है, जहाँ ये नेपाल हो गया और ये आपको हो गया पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपको किशनगंज इन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये भी आपको पता है कि बिहार जो अपना लंबा सीमा साझा करता है वह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी हम याद रखेंगे, जहाँ पे आपको 8 जिले जो हैं बिहार के लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सोमेश्वर श्रेणी है, जो 874 मीटर के ऊपर जो स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो याद रखना कि किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भी यह किशनगंज ही है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो याद रखना 2015 में जो है सेंदई फ्रेमवर्क जो है वह लागू किया गया। तो जो आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को स्थापित किया गया वह 2015 में किया गया है। तो याद रखेंगे। बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको पता है कि पूर्णिया जो है वहाँ जूट उत्पादन में बिहार में सबसे अग्रणी जिला है। गंगा के दक्षिण भाग में के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो आपको पता है कि जो दक्षिणी भाग में है वो करेल केवाल मिट्टी बिहार में पाई जाती है। तो याद रखेंगे कि जो गंगा के दक्षिणी भाग है वहाँ पे करेल केवाल मिट्टी पाई जाती है। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो चौसा के निकट। आपको पता है कि यूपी की तरफ से आती है और चौसा के निकट जो है कर्मनाशा नदी बिहार में मिलती है, बिहार में एंटर करती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो आपको पता है बेगूसराय जिले में कांवर झील पड़ता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो आपको पता है कि सीताकुंड, ऋषिकुंड, सोमेश्वर कुंड, ये तीनों आपको रामेश्वर कुंड मुंगेर में पड़ता है। गोमुख कुंड जो है वो मुंगेर में नहीं पड़ता है, यह आपको राजगीर में पड़ता है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको पता है कि राजपुर जो नहर परियोजना है यह हमारी
बिहार की जो आपको कोसी नदी है वहाँ पे आपको राजपुर नहर परियोजना देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे कि राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पे स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला तो आपको पता है शेखपुरा जो है वह बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार की कौन सी है, तो आपको याद रखना है, आपको कमेंट में लिख देना है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, तो आपको पता है कि बिहार की जो सहरसा जिला है वहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे कि महिला साक्षरता में सबसे न्यूनतम जो है वह सहरसा जिला में देखने को मिलता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको पता है कि वह शासक जो था वो महान समाज सुधार के रूप में भी था। तो यह कर्नाट, और यह इसको जो आपको 24-25 में आपको गयासुद्दीन तुगलक का जब बिहार बंगाल का अभियान होता है तो उस समय हरि सिंह देव ही जो कर्नाट वंश का शासक था और यह भाग जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वह हरि सिंह देव था। बिहार के किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी, तो आपको पता है कि बिहार के जो देवपाल थे वो उनकी राजधानी मुंगेर थी। तो याद रखना है कि जो मध्यकालीन भारत में है मुंगेर की राजधानी आपको मीर कासिम जो अंतिम चल रहा था और अंग्रेज़ों का आगमन हो गया था उस समय जो मीर कासिम था वो आपको बिहार का राजधानी मुंगेर स्थापित करता है। लेकिन बिहार की राजधानी देवपाल के द्वारा जो पाल जो शासन कर रहे थे उस समय भी मुंगेर राजधानी बनाया गया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन है, तो दरभंगा में जो दुर्ग तथा जामा मस्जिद, दरभंगा का जामा मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो याद रखेंगे कि दरभंगा का जामा मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। के विरुद्ध संघर्ष में किसने सहायता प्रदान की थी, तो आपको पता होगा कि चेरो शासक के द्वारा जो तिरहुत प्रमंडल पर उस समय शासन कर रहे थे उनके द्वारा शेरशाह का सहयोग किया गया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार के प्रभारी नियुक्त किया था। तो यह आपको बिहार का प्रभारी सिकंदर लोदी के द्वारा जो किया जाता है वह आपको दरिया खान वहानी को किया जाता है और यह दरिया खान वहानी विद्रोह करेंगे आपको इब्राहिम लोदी के समय आपको देखने को मिलेगा। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था, तो चौसा का युद्ध आपको उसका डेट के सहित याद रखना कि 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, 26 जून 1539 को। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, तो आपको पता है कि शेर शाह का जो भी शेरशाह का मकबरा और प्रशासनिक प्रयोगशाला दोनों सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर की राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा किसमें है, तो इसकी चर्चा आपको तारीख़ दाऊदी में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे कि शेर शाह के पूरे जीवनी की चर्चा ही तारीख़ दाऊदी से मिलता है। अकबर ने 1540 में बिहार के किस गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था, तो 1580 में आपको यह खाने खां जो रहीम खाने खां की उपाधि उनको प्राप्त था, अब्दुल रहीम खाने खां उनको कहा जाता था। तो उनके 1580 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। किस मुगल शासक ने बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था, जो खुद अकबर इस विद्रोह को दबाने के लिए बिहार आना पड़ गया था। तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा विद्रोह जो किसी मुगल शासक के समय हुआ तो वह अकबर था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र पर भ्रमण किया था, तो याद रखेंगे कि सिख गुरु जो थे नानक देव उनका भ्रमण आपको बिहार में कहाँ कहाँ होता है, तो इसको हम या ऑप्शन इसका ई हो जाएगा क्योंकि इनमें आपको राजगीर पटना इस दोनों जगह पे उनका भ्रमण हुआ था। तो याद इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की। तो याद रखिएगा कि जो मैग्ना कार्टा वो 1717 में, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वह 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था। इस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये आपको याद होगा, यह उस समय आपको शाहजहाँ जो था वह आपको मुगल का शासक था, क्योंकि यह आपको 1651 ईस्वी में पटना में इनकी फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो उस समय आपको शाहजहाँ का कार्यकाल चल रहा था। अंग्रेजों ने पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चार्नोक को बना। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1664 में जो था वो जॉर्ज चार्नोक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था और यही जॉर्ज चार्नोक बाद में कलकत्ता का भी स्थापना करता है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, तो यह रॉल्फ फिंच था। आपको जब अकबर के शासनकाल में यह आता है तो ये भी याद रखेंगे कि रॉल्फ फिंच जो था वह बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1916 में किया जाता है। मजरूल हक के द्वारा किया जाता है बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, तो 27वां अधिवेशन आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है वो आपको पटना में बांकीपुर में किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी दी जाती है, तो यह आपको 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को आपको फांसी दे दी जाती है। तो ये भी डेट आप याद रखेंगे।
चंपारण में कृषि स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको पता है कि FG सलाई को चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बिहार आने वाला चर्चित विदेशी यात्री में से पहला कौन है, तो आपको पता है कि जो बिहार आने वाले सबसे जो चर्चित व्यक्ति हैं वो आपको इसमें तो आपको मेगास्थनीज भी आया, हेनसांग भी आया है, फायान भी आया है और रॉल्फ फिंच भी आया है। तो ये चारों यात्रियों का बिहार में आगमन होता है। लेकिन आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल चल रहा था उस समय आपको इंडिका का लिखने वाला मेगास्थनीज का आक्रमण जो आगमन है सबसे प्रथम में होता है। 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ है, तो यह आपको वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म जो होता है। अशोक के स्तंभों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है, तो आपको पता है कि लौरिया अरेराज रामपुरवा तथा लौरिया नंदनगढ़ तीनों का संबंध जो है वो बिहार से है, लेकिन टोपरा का संबंध बिहार से नहीं है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया, तो कनिष्क के दरबार में जो पाटलिपुत्र के विद्वान थे वो अश्वघोष थे, जिनको यहाँ से कनिष्क अपने राज्य में ले गया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको पता है कि तृतीय जो बौद्ध संगीति थी वो मोगलीपत्तिस के द्वारा किया जाता है तथा चतुर्थ का वसुमित्र के द्वारा, प्रथम का आपको महाकश्यप के द्वारा तथा द्वितीय का साबकामी के द्वारा किया जाता है। हर्यक वंश के पश्चात मगध वंश पर किसका उदय होता है, तो आपको पता है कि शिशुनाग वंश जो इस हर्यक वंश के स्थापना के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में होती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।